नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। हॉर्मुज में आखिर क्यों मचा हुआ है बवंडर और क्या ये बवंडर थमेगा भी या फिर ये बवंडर होगा और भी ज्यादा तेज, ये बड़ा सवाल है। आज आक्रमण में हम बात करेंगे हॉर्मुज के उस बवंडर की जिसने पूरी दुनिया में तबाही लाकर रख दी है। एक तरफ ट्रंप शांति राग अलाप रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान की बंदूकें लगातार आग उगल रही हैं। आईआरजीसी ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे 3 जहाजों पर गोलीबारी की और बताया जाता है कि इसमें एक जहाज को नुकसान भी हुआ। हालांकि इस गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जहाजों पर गोलीबारी कर मानो आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज में अब हमारी ही चलेगी। वहीं जो दूसरी खबर जो सामने आई वो डोनाल्ड ट्रंप के पलटी मार की है। जी हाँ, जो अब अचानक से मुश्तबा खामनेई की तारीफों के कसीदे करने लग गए हैं। उसी मुश्तबा की जिसे ट्रंप ने कभी मुश्तबा को समलैंगिक बताया था, मारने की धमकी दी थी, लेकिन अब यू टर्न ले चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और यू टर्न लेते हुए उन्होंने मुश्तबा की जमकर तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। ट्रंप ने मुश्तबा को समझदार नेता बताया। ईरान के सुप्रीम लीडर समझदार और तर्कसंगत हैं। सवाल ये कि अचानक से मुश्तबा की तारीफ क्यों करने लग गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। अब जो तीसरी खबर सामने आई, ईरानी जंग ने अमेरिका को कोई गहरी चोटें दी, ये माना जा रहा है। खबर ये भी है कि इस जंग में फंसे अमेरिका का शस्त्र भंडार अब खत्म होने की कगार पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका के हथियारों का जखीरा खाली हो गया। दावा ये किया जा रहा है कि थार का करीब 50% और मिसाइलों का लगभग 45% जखीरा खत्म हो गया। मतलब इस जंग ने अमेरिका का बंटाधार कर दिया। आइए करते हैं शुरुआत आक्रमण की, बताते हैं आपको किस तरह से मिडिल ईस्ट का तनाव दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आइए शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। समय की बड़ी खबर अमेरिका ने एक बार फिर से दी है ईरान को बड़ी चेतावनी, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर क्या है? दरअसल बड़ी खबर फिर से अमेरिका की एक बड़ी चेतावनी की। मीडिया हवाले से क्या खबर आई है अमेरिका के? खबरें सामने आ रही हैं। जिस रूप में समझौता करने के लिए कुछ दिन का वक्त मिला, उसमें बहुत बड़ी तैयारी की गई। हालांकि अनिश्चित काल तक लागू ये सीजफायर रहने नहीं वाला है, ये स्पष्ट किया जा चुका है। आपको बताते चले, अमेरिका के मीडिया के हवाले से बड़ी खबर ये आई, समझौता करने के लिए कुछ दिनों का वक्त मिल गया है। अनिश्चित काल तक ये सीजफायर लागू नहीं रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार समझौता अभी संभव है, लेकिन ईरान जवाब नहीं दे पा रहा। ईरान ये तय नहीं कर पा रहा कि आखिर वो क्या चुनना चाहता है। अगर वो नहीं बात मानेगा तो तबाही, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उस बात को दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो सीजफायर लगाया गया है, दरअसल ये अनिश्चित काल तक लागू नहीं रहने वाला, इसीलिए तय करना होगा। यानी कि इसमें, इस बयान में कई बातें छुपी हुई हैं। इसका अर्थ ये कि ये अगर अनिश्चित काल तक नहीं है तो कभी भी क्या फिर से हमले शुरू हो सकते हैं? क्या ये सीजफायर फिर कभी भी टूट सकता है? या ईरान या अमेरिका एक बार फिर आमने सामने होंगे? ये बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज में एक बार फिर जहाज पर हुआ है हमला। जी हाँ, जहाज यूफोरिया को ईरान ने निशाना बनाया है, ये दावा किया जा रहा है। आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय समंदर में जहाज के फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, जैसे ही सीज फायर लागू हुआ, एक्सटेंड हुआ, उसके बावजूद ईरान की तरफ से 1 या 2 नहीं, 3 जहाजों को अपने काबू में करने की बात कही जा रही है। ईरान की ओर से जहाज पर अटैक किया गया था और बताया ये जा रहा है कि जब ईरान की तरफ से अटैक किया गया, उसके पहले किसी तरह की चेतावनी दी ही नहीं गई। बगैर किसी चेतावनी के हमलों को अंजाम दे दिया गया और ये जहाज यूफोरिया को ईरान ने दरअसल निशाना बनाया। ये जहाज यूफोरिया का था। अंतर्राष्ट्रीय समंदर में ये जहाज फंसा हुआ है, ये जानकारी है। और इस तरह के एक नहीं, करीब 3 से 4 ऐसे जहाज हैं जिन्हें अपने कब्जे में लिया है ईरान ने, निशाना बनाया है ईरान ने। तो क्या जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को कब्जे में लिया, ये उसी की एक तरह से जवाबी कार्रवाई है, या फिर ईरान ये बताना चाहता है कि उसके क्षेत्र में जो भी आएगा उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान की अमेरिका को बड़ी चुनौती।
तो बुशहर में ईरान की सेना का बड़ा एक्शन नजर आता है। आपको बताते चले, फतेह 110 मिसाइल का प्रदर्शन किया गया बुशहर में रात के समय। दरअसल रैली निकाली गई और ये रैली ऐसे समय में निकाली गई जब एक तरफ बातचीत के दौर की बात कही जा रही थी, दूसरी तरफ सीज फायर की बात कही जा रही थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये दरअसल ईरान की सड़कें हैं। ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम और यहाँ पर मानो जश्न का माहौल। और ये आपको ये जो हथियार नजर आ रहे हैं, दरअसल ये है ईरान की वो ताकत जिसके दम पे वो लगातार इस युद्ध में डटा हुआ है। बुशहर में ईरान की सेना ने एक्शन लिया। फतेह 110 मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोग सड़कों पर नजर आए। हाथों में ईरान का झंडा था, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में वो फौलादी इरादे जो ये स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि अब बस बहुत हो चुका है, अब किसी तरह का दबाव हम झेलने को तैयार नहीं। अगर किसी ने दबाव बनाने की कोशिश की तो जवाब दिया जाएगा इन हथियारों से। तो एक और बड़ी खबर, ईरान की सड़कों पर खुर्रमशहर 4 मिसाइल का प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अब ईरान की सड़कों पर लोगों के बीच में बड़ी बड़ी मिसाइली ताकत ईरान की तरफ से दिखाई गई। और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। लगातार चाहे बात खुर्रमशहर 4 की बात हो या फिर अलग मिसाइलों की, तेहरान के रिवॉल्यूशनरी स्क्वायर पर बाकायदा मिसाइल दिखाई गई। देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी में आपको ये मिसाइल नजर आ रही है और दूर तक फैला लोगों का हुजूम। यहाँ पर हाथों में झंडे हैं ईरान के। ये तेहरान का रिवॉल्यूशनरी स्क्वायर है जहां पर बाकायदा मिसाइल दिखाई गई है। खुर्रमशहर 4 ने दरअसल इजराइल में जिस तरह से भारी तबाही मचाई, उसी की ताकत को एक बार फिर से ईरान की सड़कों पर दिखाया गया। और मानो ये संदेश दिया जा रहा है कि अब अगली बार अगर इजराइल या अमेरिका ने गुस्ताखी की तो अब अंजाम और भी ज्यादा घातक होगा। दरअसल खुर्रमशहर 4 में इजराइल में जमकर इन्हीं मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई थी। कतर की गैस फैसिलिटी को भी एक तरह से टारगेट के रूप में दिखाया गया, बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान को हॉर्मुज के रूप में आय का एक बड़ा साधन मिल गया है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का ऐलान किया और अब तो ईरान ने इसके लिए बाकायदा एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान हॉर्मुज एक बेहद अहम मुद्दा रहा है। ये दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से दुनिया भर की कुल ईंधन सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ये रूट यूरोपीय और एशियाई देशों के लिए काफी अहम है। ईरान ने जंग से पहले ही ऐलान कर दिया था कि ऐसा पलटवार होगा कि दुनिया टेंशन में आ जाएगी और ईरान ने किया भी ऐसा ही। हॉर्मुज पर ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा जिससे दुनिया परेशान हो गई। कई देशों में तेल की किल्लत हो गई, कहीं वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ा तो कहीं पेट्रोल पंप पर ही ताला लटक गया। हॉर्मुज अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की बड़ी वजह भी रहा है। ईरान ने सीज फायर के लिए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की शर्त रखी। हालांकि अमेरिका ने इसका विरोध किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीज फायर के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज में ढील नहीं दी क्योंकि लेबनान में इजरायली हमले जारी थे। हालांकि उस फ्रंट पर सीज फायर होते ही ईरान ने हॉर्मुज का दरवाजा खोल दिया। इस बीच अमेरिका ने ईरानी अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसने के मकसद से हॉर्मुज पर पहरा बिठा दिया। अमेरिका ने ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान किया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। और अब खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए संसद में 12 पॉइंट्स का एक ड्राफ्ट पेश किया है। इसके मुताबिक इजराइल और उसके करीबी देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जहाजों से जुर्माने के तौर पर 20% माल वसूला जाएगा।
ईरान की संसद ने हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक विधेयक तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन हॉर्मूज पर कंट्रोल कर सकेगा। ये मसौदा ऐसे वक्त में तैयार किया गया है जब अमेरिका ईरान के साथ समझौते का प्रयास कर रहा है। ईरानी मीडिया की माने तो प्रस्ताव में हॉर्मूज को ईरान का अहम हिस्सा बताया गया। इसमें कहा गया है कि जिन देशों ने जंग में ईरान को नुकसान पहुंचाया उसके जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देशों को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर जहाज ने हॉर्मूज से गुजरने के दौरान किसी भी नियमों का उल्लंघन किया तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद जहाज को ईरान के बंदरगाह पर ले जाया जाएगा, जहां से उसके 20% सामान को जुर्माने के तौर पर उतार लिया जाएगा और जहाज को जाने दिया जाएगा। साफ है कि ईरान का ये कदम न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की दादागिरी में गिना जाएगा, बल्कि इसे अमेरिका के साथ उसका तनाव भी बढ़ेगा। आपने देखा किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है और यही वजह है कि अब जंग की जड़ हॉर्मुज स्ट्रेट बन चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों से किस तरह से विवादों से घिरा हुआ है और विवाद क्या क्या है। देखिए, दरअसल पहले आप इस हिस्से को देखिए, ये जो पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट उसके पास में है मुसंदम प्रायद्वीप। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दरअसल क्या कहा जाता है, सबसे पहले विवाद ईरान और ओमान का समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में है ओमान और यूएई। हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है, ये हिस्सा जो आपको लाल घेरे में नजर आता है। ओमान की जो मुख्य भूमि है उससे ये मुसंदम प्रायद्वीप अलग है। मुसंदम तट से करीब 12 समुद्री मील करीब 22 किलोमीटर तक का ओमान का अधिकार एक तरह से क्षेत्र में है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए सबसे गहरा समंदर ओमान की सीमा में ही है। वहीं कानूनी तौर पर ओमान के पानी से दरअसल ये तमाम जहाज गुजरते हैं। अब ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बाकायदा ईरान से समझौता कर रखा है, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान है, जो भी समंदर से यहाँ से गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो गल्फ ऑफ ओमान में जाएगा ही जाएगा। और इसीलिए दोनों के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए समझौता है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर जो दूरी है वो बहुत कम है, महज 24 समुद्री मील की ही है, या मीडियन लाइन एक तरह से जिसे कहा जाता है। और मीडियन लाइन सिद्धांत के तहत समंदर के बीच में जो खींची गई लकीर है ईरान और ओमान को अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का हक देती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने से ईरान या ओमान कोई भी देश रोक नहीं सकता, इससे स्पष्ट हो जाता है। ईरान और ओमान का समझ लिया आपने, अब आपको ईरान और यूएई का विवाद बताते हैं। दरअसल ईरान और यूएई की अगर बात की जाए तो खुद को हॉर्मुज का गेटकीपर दरअसल ओमान और यूएई मानते हैं। अब दावा ये किया जाता है कि यूएई का जो तट है वो सीधे तौर पर हॉर्मुज के सकरे हिस्से को छूता ही नहीं है। ओमान और ईरान के साथ में यूएई की समंदर की सीमा कनेक्ट होती है। अब यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब और लेजर टुनूब द्वीपों को लेकर विवाद हमेशा से रहा है। अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब और लेजर टुनूब द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, ये भी दावा किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ईरान हमेशा खासतौर से इन समंदर के इलाकों में अपने अन्य साथी अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उनसे पूरी तरह से विवादों से घिरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां शांति राग अलाप रहे हैं, वहीं ईरान की बंदूकों से निकले शोलों से हॉर्मुज में हाहाकार मचा है। आईआरजीसी ने 3 जहाजों को निशाना बनाया और ये जता दिया कि वो हॉर्मुज में भी यूएस पर भारी ही है। कमजोर ट्रंप का शांति राग, ईरानी बंदूकें उगल रही आग, जहाजों पर ईरान का प्रहार, हॉर्मुज में मचा हाहाकार, हॉर्मुज पर लड़ाई जारी, अमेरिका पर ईरान भारी। ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने में नाकामयाब ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान को नजरअंदाज करते हुए ईरान ने अब हॉर्मुज में नया संग्राम छेड़ दिया है। जंग में फंसे ट्रंप जहां अब शांति राग अलापने लगे हैं,
तो हॉर्मुज में ईरानी बंदूकें लगातार आग उगल रही हैं और ईरानी नाकेबंदी की अनदेखी करने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की ताजा प्रहार से हॉर्मुज में हाहाकार मचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज में एक के बाद एक 3 जहाजों को अपना निशाना बनाया। नतीजा ये, जहाज अब हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। गोलीबारी में एक जहाज को नुकसान भी हुआ। ब्रिटेन की सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ईरान की पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सुबह करीब 7:55 पर तेल व्यापार के इस महत्वपूर्ण समुद्री रूट में पहले जहाज पर हमला किया। बताया जाता है कि ईरानी गनबोट ने गोली चलाने से पहले जहाज को कोई चेतावनी तक नहीं दी, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म वैनगार्ड टेक के अनुसार जहाज लाइबेरिया के झंडे के साथ गुजर रहा था और उसे हॉर्मुज पार करने की अनुमति थी। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा कि जहाज ने ईरान के सशस्त्र बलों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। IRGC ने दूसरा हमला एक पनामा झंडे वाले जहाज पर किया। ये जहाज ईरान के पश्चिम में करीब 8 नॉटिकल मील दूरी पर फायरिंग का शिकार बना। हालांकि इस जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसका पूरा स्टाफ सुरक्षित है। वहीं IRGC ने तीसरे हमले में यूफोरिया नाम का एक कमर्शियल जहाज जिसे निशाना बनाया। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था। जहाज फिलहाल इंटरनेशनल वाटर में फंसा हुआ है और आगे बढ़ नहीं पा रहा। IRGC और ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जहाजों पर हमले की पुष्टि की। IRGC का दावा है कि ईरान हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल को बस कानूनी ढंग से लागू कर रहा है। फिलहाल हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाकर ईरान ने ये बात तो साफ कर दी कि वो ट्रम्प के शांति राग के झांसे में आने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने एक तरफ जहां सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया तो वहीं ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। दरअसल ट्रम्प की इस दोगली चाल से ही ईरान नाराज है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी घेराबंदी नहीं हटाता तब तक वो किसी भी तरह की शांति वार्ता के लिए मेज पर नहीं आएंगे। यानी सीज फायर होने के बावजूद समंदर में छिड़ी ये जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। समझिए कितना गंभीर है और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो दुनिया में तेल की किल्लत पड़ जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज आखिर क्यों इतना अहम माना जाता है। समझिए, ये एक बार फिर से आप देखिए ओमान की खाड़ी, अरब सागर और ये हॉर्मुज स्ट्रेट देखने को बहुत सकरा इलाका, लेकिन है बड़ा काम का और यही है विवाद की जड़। ओमान की खाड़ी और अरब सागर को दरअसल ये जोड़ता है 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा एक तरह से हिस्सा है। शिपिंग लेन की अगर बात करें तो बताया जाता है शिपिंग लेन इसका बहुत सकरा है। मात्र 3 किलोमीटर चौड़ी एक तरह से इसकी लेन है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी इलाके से गुजरता है। आपको सुनने में मात्र 20% लगे, लेकिन ये 20% किसी देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब समझिए, खाड़ी देशों की अगर बात करें तो चाहे बात सऊदी अरब हो या फिर UAE, इन सभी देशों के लिए ये हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट का वो बहुत मायने रखता है। कुवैत और इराक के लिए भी यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफलाइन के तौर पर एक तरह से देखा जाता है। यही वजह है कि लगातार इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव है और यही वजह है कि ईरान हमेशा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रिगर पर बटन हमेशा हाथ रखकर रखता है। तो दूसरी तरफ अब अमेरिका भी उसी को ही हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये भी बताते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब तक आखिर किया क्या है। ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दावा ठोक रखा है। ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने बाकायदा इसको लेकर बड़ा कदम उठाया। हॉर्मुज में जो शिपिंग ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करने की योजना तैयार की गई, जिसे बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई। अब ये जो योजना है, जो पूरे नियम तैयार किए गए, इस योजना में जो टोल टैक्स है वो टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा और कुछ देशों के लिए पहुंच को भी एक तरह से सीमित करना होगा। ये इसमें शामिल है। चीन, रूस, इराक, भारत समेत कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें ईरान की तरफ से इजाजत मिली है। वहीं कई ऐसे मित्र देश हैं जिनके जहाजों को गुजरने के लिए भी मंजूरी लेना जरूरी है। ये बात भी स्पष्ट ईरान की तरफ से कही जा रही है।
ईरान के साथ जंग में जितना तबाह ईरान हुआ उससे ज्यादा परेशान डोनाल्ड ट्रंप हैं। हालात ऐसे हो गए कि ट्रंप के बयान दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अब तक मुश्तबा के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप अब मुश्तबा की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप फंस चुके हैं, क्योंकि जंग हो या सीज फायर, हर गुजरता दिन अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रहा है। सैनिकों और सैन्य संपत्ति के नुकसान की आशंका तो बनी हुई है और शायद यही वजह है कि ट्रंप के बयान भी लगातार बदलते जा रहे हैं। अब तक ईरान में खामेनेई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर एक बार फिर बदलते नजर आए हैं। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम की तारीफ की। उन्होंने मुज्तबा को समझदार और तर्कसंगत बताया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मुज्तबा खामेनेई को उनके पिता अयतुल्लाह अली खामेनेई की तुलना में कम कट्टर बताया। हालांकि ट्रंप ने ये भी माना कि अयतुल्लाह की हत्या से समझौते की राह कठिन हो गई है। मुज्तबा पर ट्रंप की बदलती राय पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुज्तबा जब ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए थे तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी तुलना बदमाश से की थी, जबकि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप मुज्तबा खामेनेई पर लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने मुज्तबा को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए मुज्तबा की तारीफ भी कर डाली। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। उन्हें अपने तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही। इसके अलावा मुज्तबा जब ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए तब देश की स्थिति काफी कमजोर थी। उनके 40 शीर्ष कमांडर मारे जा चुके थे। युद्ध में उस समय अमेरिका को बढ़त हासिल हो रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। समझौते में ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यदि ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो इससे पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ सकती है। इधर दूसरे राउंड की बैठक रद्द होने के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC ने अमेरिका को धमकी दी। IRGC का कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। IRGC ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है, चूंकि ईरान में IRGC के बेहद ताकतवर होने की खबर है। और माना जा रहा है कि IRGC केवल ईरान की इस्लामिक सरकार या यूं कहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर के अधीन है। तो क्या ट्रंप मुज्तबा की तारीफ करके IRGC को साधने की कोशिश में है? और इस समय की आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से ईरान पर यूएस कर सकता है हमला। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर। जानकारी यूएसएस जॉर्ज W बुश 3 से 5 दिनों में एक बार फिर से अरब सागर पहुंच सकता है। जानकारी यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड तो पहले से ही मौजूद हैं। अब ईरान की घेराबंदी के लिए यूएसएस जॉर्ज W बुश को भी तैनात किया जाएगा। क्या इसी का ही एक तरह से इंतजार किया जा रहा था? क्या ये जो टाइम बाय किया गया है सीज फायर के जरिए वो एक तरह से बड़ी रणनीति का हिस्सा था? क्या अमेरिका एक बार फिर से बड़े हमले कर सकता है ईरान पर? और ईरान को बाकायदा इस बात का इल्म था। यही वजह है कि हमेशा से वो ये कहता रहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। बार बार इस बात को ईरान की तरफ से दोहराया गया। लेकिन बड़ी खबर ये कि अब यूएसएस जॉर्ज W बुश अरब सागर में ईरान की घेराबंदी के लिए जल्द ही पहुंचने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि जंग में अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालात क्या है। अमेरिका की स्थिति खराब है क्योंकि हथियारों का भंडार तेजी से खाली हो रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है और जीत अभी कोसों दूर नजर आती है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। शुरुआती दौर में भले ही अमेरिका और इजराइल को अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के रूप में कामयाबी मिली,
ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका और इजराइल के अंदाज से कई कदम आगे बढ़कर ईरान ने पलटवार किया, तो अमेरिका और इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों की पेशानी पर बल पड़ गए। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर बारूदी बारिश हुई, इजराइल पर मिसाइलों की मार पड़ी और खाड़ी देशों के अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इस युद्ध में भले ही ईरान को नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन ये बात सही है कि इस जंग में अमेरिका पर उससे कहीं ज्यादा मार पड़ रही है। अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका को अपने सैन्य बेस, अपने मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा में थार्ड और पेट्रियट जैसे अहम डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़े, जिनकी महंगी मिसाइलें ईरान के कुछ लाख के ड्रोन की वजह से बर्बाद हो गईं। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान से जंग में अमेरिका के हथियारों का जखीरा खाली हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि थार्ड का करीब 50% और मिसाइलों का लगभग 45% जखीरा खत्म हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस समय की बड़ी खबर। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ईरान अमेरिका बातचीत पर अभी भी बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका बातचीत पर बड़े संकेत हैं, उम्मीद अभी भी बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, शुक्रवार को ईरान से बातचीत संभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये बात कही, 36 से 72 घंटों के अंदर ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग बयान, अलग अलग बातें कहते रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से 36 से 72 घंटों के अंदर ब्रेक थ्रू हो सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने दावा किया कि करीब 7 हफ्तों की जंग में अमेरिकी सेना की सटीक मार करने वाली यानी प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइलों का भंडार लगभग 45% खर्च हो चुका है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम की करीब आधी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन हथियारों का स्टॉक वापस भरने में अमेरिका को कई साल का वक्त लगेगा। सूत्रों का दावा है कि इस साल की शुरुआत में पेंटागन ने कई मिसाइल उत्पादन बढ़ाने से संबंधित कई करार किए थे, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद इन सिस्टम्स को बदलने और उनकी सप्लाई करने में 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। यानी इसका अमेरिका को फिलहाल में कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने अपनी टॉमाहॉक मिसाइलों के भंडार का करीब 30% हिस्सा खर्च कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की लंबी दूरी की जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों के भंडार का लगभग 20% हिस्सा और उसकी SM-3 और SM-6 मिसाइलों का लगभग 20% हिस्सा समाप्त हो चुका है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका अब इस जंग में फंस गया है, क्योंकि ना तो वो आगे बढ़कर ईरान पर दोबारा हमला कर पा रहा है और उसके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे वो अपनी जीत बताकर युद्ध खत्म कर दे।
इस बीच अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो यकीनन ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रपति बन सकते हैं। जाहिर है कि यह हालात ट्रंप के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। अब दावा किया जा रहा है कि 50 से 60 दिनों की इस जंग के बीच में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि हथियारों के जखीरे में भी। यूएस की कई ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं जो ये बड़ा दावा करती हैं कि अमेरिका का करीब 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें अब उसके जखीरे से खत्म हो रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की बड़ी थर्ड मिसाइल जो ताकत मानी जाती थी उसके भंडार का भी करीब 50% हिस्सा खर्च हो चुका है। अब कई जानकारियां ये भी सामने आई कि अमेरिका का पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी भंडार अब आधा हो चुका है। वहीं यूएस आर्मी ने करीब 30% टॉमहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर लिया, वो भी जखीरे से खत्म हो चुकी हैं। वहीं 20% जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें खत्म हो गई। SM-3 और SM-6 मिसाइलों का भी 20% स्टॉक खर्च हो चुका है। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बार बार ये दावा करती हैं जो अमेरिका की चिंता बढ़ा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के राष्ट्रपति ने की है IRGC की तारीफ। बड़ी खबर, दरअसल IRGC की स्थापना की वर्षगांठ पर अब बाकायदा एक संदेश जारी किया गया है। IRGC ने दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया। पिज़िक्शियन ने कहा है, मसूद पिज़िक्शियन, वो कह रहे हैं स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा में बहुत अहम भूमिका IRGC ने निभाई है। रक्षा के साथ में जन सेवा भी IRGC करती है, ये पिज़िक्शियन की तरफ से कही गई बात है। आप समझिए, लगातार इससे तमाम खबरें, तमाम दावे आ रहे थे सामने ईरान की तरफ से, जो ये बार बार जोर दे रहे थे कि ईरान में सेना और सरकार के बीच में एक बड़ी लंबी खाई आ चुकी है। और बार बार ये दावा किया जा रहा था कि IRGC ने ओवररूल कर लिया है सरकार को या फिर यहाँ की तमाम बड़ी पोजीशंस को, पॉलिटिकल पोजीशंस को, जिसमें राष्ट्रपति के तमाम निर्णय भी शामिल है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में विराम लगाने की कोशिश की गई है। पिज़िक्शियन की तरफ से IRGC की जमकर तारीफ की गई है। ईरान में IRGC और सरकार के बीच में ऑल इज वेल नहीं है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं अमेरिकी मीडिया में। हालांकि ईरान की ओर से ऐसी किसी भी खबर से इनकार किया जा रहा है। तो क्या ये अमेरिका की ईरान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर है? मिडिल ईस्ट में जंग जितनी भीषण रही, सीज फायर की अवधि उतनी ही तनावकारी है। भविष्य को लेकर लोग टेंशन में हैं कि क्या जंग भी भड़क जाएगी। लेकिन इस बीच अमेरिका का ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार भी जारी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान में सत्ता का संतुलन ही बिगड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि IRGC ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों और कामों पर कड़ी पकड़ बना ली है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को लगभग किनारे कर दिया गया है और सुप्रीम लीडर की जगह पर भी अनिश्चितता छाई हुई है। और IRGC अब देश की मुख्य संस्थाओं को नियंत्रित कर रही है। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे। दोनों देशों ने 28 फरवरी को पहले ही हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या कर दी। हालांकि ईरान ने तुरंत ही उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर पद की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन वो भी अब तक सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान में IRGC ने ही ईरान की सत्ता पर कंट्रोल कर लिया। यहां तक कि मुस्तफा खामनेई की भी नहीं चल पा रही है और उन्हें इस साइडलाइन कर दिया गया। पेजेश्कियान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खबरों के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान नए खुफिया मंत्री को नियुक्त करना चाहते थे, मगर IRGC के मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी ने उनका प्रयास नाकाम कर दिया। IRGC ने हुसैन देहगान समेत सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। अहमद वहीदी ने कहा कि युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए IRGC की ओर से सभी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियों और उन पर निगरानी की जानी चाहिए। जब तक कोई और आदेश ना जाए, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति आमतौर पर खुफिया मंत्रियों को तभी नामित करते हैं जब उन्हें सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिल जाती है।
क्योंकि इस पद के पास प्रमुख सुरक्षा विभागों पर अधिकार होता है। अमेरिकी प्रोपेगेंडा और हालात के बीच एक सच ये है कि मुस्तफा खामनेई का अब तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि वो अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे, केवल उनके संदेश ही आते हैं। IRGC उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। उनसे मिलने की इजाजत राष्ट्रपति और दूसरे अहम लोगों को भी नहीं मिली। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुस्तफा कोमा में है। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि उन्हें मार गिराया गया है। लेकिन इसी बीच आइए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान। तो इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई बातचीत को लेकर कोई भी फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर हमला जो किया गया वो सरासर गलत है। ये डिप्लोमेसी का व्यवहार नहीं है, ईरान ने कहा। यूएस ईरान की नई बातचीत पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 32 से 72 घंटे के बीच में कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने की बात, तो ये इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से। नई बातचीत को लेकर कोई फैसला नहीं। हाँ, ये जरूर कहा गया कि हॉर्मुज में जो ईरानी जहाजों पर हमला हुआ वो सरासर गलत था, क्योंकि ईरान के जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चीन की तरफ से भेजे गए कई केमिकल्स भी शामिल थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव तो बरकरार है। वार्ता की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। और इन सब के बीच अमेरिका और ईरान के बीच में जुबानी जंग तेज होती नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन टेंशन अभी भी जारी है। बंदूकें भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन जुबानी तीर चलाने का सिलसिला जारी है। वार्ता के प्रयास भले ही फेल होते दिख रहे हों, लेकिन युद्ध विराम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने फिलहाल अटैक रोक लिए हैं ताकि ईरान की सरकार प्रस्ताव पेश कर पाए। साथ ही ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया, जिसे ईरान ने एक चाल करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे एक मैसेज में दावा किया कि ईरानी सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बिखरी हुई है और यह होना ही था। ट्रंप के मुताबिक फिलहाल अमेरिकी सेना ने अटैक रोक दिए हैं ताकि ईरान के सभी नेता और वरिष्ठ लोग मिलकर एक मत हो और एक प्रस्ताव तैयार हो जिस पर आगे चर्चा हो पाए। ट्रंप ने ऐलान किया कि फिलहाल हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। साथ ही अमेरिकी जवानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार और सक्षम रहने के निर्देश दिए गए। ट्रंप के मुताबिक युद्ध विराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक ईरान की ओर से प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता और बातचीत की उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उधर ईरान का दावा है कि सीजफायर का विस्तार अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। ईरान के मुताबिक अमेरिकी अचानक हमले के लिए और समय लेने की एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहने पर ईरान की ओर से कहा गया कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं है और इसका सैन्य जवाब दिया जाना चाहिए। ईरान ने ट्रंप के ऐलान पर तीखा तंज करते हुए उन्हें हारा हुआ बताया। ईरान की ओर से कहा गया कि ट्रंप का सीज फायर विस्तार का ऐलान बेकार है क्योंकि हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूएस से तनाव के बीच में IRGC ने एक बार फिर से दी है बड़ी चेतावनी। तो बड़ी
बड़ी खबर यूएस से तनाव के बीच आईआरजीसी की बड़ी चेतावनी से जुड़ी हुई। दरअसल इंटरनेट केबल को निशाना बनाने की धमकी अब दी है आईआरजीसी की तरफ से, और आईआरजीसी बखूबी जानता है कि किस तरह से इस नब्ज को पकड़ना है। यही वजह है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की धमकी आईआरजीसी ने दी। फारस की खाड़ी में दरअसल भीषण हमले की चेतावनी दी गई है, क्योंकि आईआरजीसी बखूबी जानता है कि ये वो इंटरनेट का पूरा जंजाल है जिस पर पूरी दुनिया आज के वक्त में निर्भर है, आधारित है, और अगर वो डगमगाया तो सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, क्या ईरान लगातार अब वर्ल्ड वॉर 3 एक आधुनिक तरीके से अंजाम देने की कोशिश में है? जिस रूप में इंटरनेट केबल को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है, वो तो एक तरह से यही दर्शाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे लेकर हमेशा से आक्रामक रहता है, लेकिन इस बार चीन ने ताइवान को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जिसने इस सभी को हैरत में डाल दिया। आखिर क्या है चीन का वो कदम, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा है। इन सब के बीच में चीन अपने पड़ोसी ताइवान पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। अब तक चीन के जहाज ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन करते रहे, लेकिन अब चीन ने एक कदम आगे बढ़ाया है। चीन ने ताइवान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया कि ताइवान के राष्ट्रपति अपने देश में ही कैद होकर के रह गए। बताया जा रहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई विदेश जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते के सभी देशों को चीन ने अपने एयर स्पेस में उड़ान भरने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा, जिसके बाद ताइवान के राष्ट्रपति अपने देश से ही नहीं निकल पाए। ताइवान सरकार का आरोप है कि चीन के दबाव के कारण राष्ट्रपति विलियम लाई दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वातिनी की यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस्वातिनी जाने के लिए सेशल्स, मेडागास्कर और मॉरिशस ने ताइवान के राष्ट्रपति को अपने स्पेस में उड़ने की परमिशन नहीं दी। खास बात यह है कि कुछ ही दिन पहले चीन ने ताइवान के आसपास के एयर स्पेस को बंद करने का फैसला किया था। ताइवान सरकार का कहना है कि 1.5 साल बाद चीन के कारण ताइवान के राष्ट्रपति की एस्वातिनी यात्रा रद्द कर दी गई। उधर राष्ट्रपति लाई ने चीन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन की इस हरकत को पूरी दुनिया देख रही है, चीन को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उधर मेडागास्कर विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक मेडागास्कर सिर्फ चीन को मान्यता देता है, इसलिए ताइवान के राष्ट्रपति की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो चीन और ताइवान की जो अदावत है वो बहुत पुरानी है और इस बार मौका बहुत खास है। लगातार चीन की तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। ड्रैगन का एक्शन किस तरह से और ताइवान को टेंशन किस तरह से दे रहा है ये एक्शन, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल समझिए, ताइवान के राष्ट्रपति को अलगाववादी नेता दरअसल चीन मानता है। दूसरी तरफ ताइवान की जो मुख्य विपक्षी नेता है उनका बीजिंग में जोरदार स्वागत हुआ और इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि चीन कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। वहीं दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है जो मुख्य विपक्षी नेता है चेंग ली वुन से मुलाकात हुई है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। राष्ट्रपति विलियम लाई की विरोधी दरअसल वो एक तरह से मानी जाती हैं। ताइवान में चीन समर्थन एक तरह से उनको मिला हुआ है, चीन के समर्थक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। चेंग ली वुन की पार्टी चीन ने ताइवान के आसपास दरअसल एक तरह से बंद कर दिया, अपना एयर स्पेस जो था उसको पूरी तरह से प्रभावित किया। साउथ चाइना सी के एंट्री गेट पर बैरिकेड लगाने की कोशिश भी एक तरह से चीन की सेना की तरफ से देखी गई है और यही वजह है, माना जा रहा है कि ताइवान में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आखिर कौन सा है वो रूट और आखिर इस रणनीति से कैसे दुनिया के अलग अलग देशों की चिंता बढ़ चुकी है, देखिए। अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है।
अमेरिका ने हॉर्मूज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मूज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं 3 देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। ये रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है। मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हॉर्मूज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। आखिर ये मलक्का स्ट्रेट क्या है और ये इतना ज़्यादा अहम क्यों है, आइए ये भी ज़रा जान लेते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मलक्का स्ट्रेट को लेकर कुल समंदर का जो व्यापार है उसका लगभग 25 से 40% हिस्सेदारी है। हर साल करीब $3.5 ट्रिलियन का कारोबार यहाँ पर होता है। तेल के कारोबार के लिए मलक्का स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। और जानकारी यह है कि रोजाना इस क्षेत्र से करीब 2.5 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। इसमें बताया जाता है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के लिए ये पूरा तेल रूट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज के मुकाबले मलक्का स्ट्रेट बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। हॉर्मुज का अगर हिस्से की बात करें तो हॉर्मुज का सकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन मलक्का स्ट्रेट का जो सबसे सकरा हिस्सा है वो मात्र 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। मलक्का स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। लंबा रास्ता किस रूप में होगा? लंबा रास्ता जब लिया जाएगा तो लोम्बोक या सुंडा स्ट्रेट से जहाजों को गुजरना पड़ सकता है। अब दुनिया में सामान और तेल की कीमतें बाकायदा इससे और प्रभावित हो सकती हैं और ये बखूबी जानता है चाइना भी कि किस तरह से इस मलक्का स्ट्रेट को अगर कंट्रोल किया तो दबाव बनाया जा सकता है। वहीं चीन के लिए आखिर ये मलक्का स्ट्रेट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, आइए आपको ये भी बता देते हैं चीन के लिए ये क्या मायने रखता है। अब चीन के लिए मलक्का इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से चीन का करीब 60 से 80% तेल आयात होता है। मलक्का स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो सीधे सीधे चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। ना सिर्फ प्रभावित होगी बल्कि पूरी तरह से डूब जाएगी, ऐसी भी संभावनाएं जानकार जताते हैं। अब ये तो एक तरफ बात हो गई चीन के लिए, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के लिए ये जो मलक्का स्ट्रेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला जलमार्ग। अब बताया जाता है कि दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच में दरअसल ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है जिसे इंग्लिश चैनल एक तरह से कहा जाता है। दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच के मौजूद का ये हिस्सा अटलांटिक सी और उत्तरी सागर के बीच का ये हिस्सा बहुत मायने रखता है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से एक ब्रिटेन का ये अहम समुद्री सुरक्षा कवच कहा जाता है और इस चैनल के नीचे ब्रिटेन फ्रांस के बीच अहम रेल मार्ग है। इंग्लैंड के डोवर और फ्रांस के कैलिस पोर्ट को एक तरह से ये हिस्सा जोड़ता है। ये तो इंग्लिश चैनल हो गया, लेकिन इसके अलावा है जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब समझिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में ये जो जलमार्ग एक तरह से है वो कुदरती जलमार्ग है। स्ट्रेट से रोजाना
करीब 300 जहाज गुजरते हैं, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में कारोबार की अहम कड़ी एक तरह से इस जिब्राल्टर स्ट्रेट को माना जाता है। करीब 14 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग भूमध्य सागर का एक तरह से एंटर पॉइंट है, प्रवेश द्वार है। वैश्विक माल परिवहन और पर्यटन के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर स्वेज कैनाल की मैं बात करूं तो मिस्र का एक अहम मानव निर्मित समुद्री जलमार्ग है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच का ये मौजूद का हिस्सा यूरोप और एशिया के बीच में सबसे छोटा समंदर का हिस्सा है। यूरोप और एशिया के बीच 7,000 किलोमीटर दूरी एक तरह से इसकी वजह से कम हो जाती है और वैश्विक व्यापार का करीब 12% हिस्सा यहीं से गुजरता है। कंटेनर ट्रैफिक का करीब 30% हिस्सा स्वेज से गुजरता है और तेल, LNG और दूसरी चीजों के परिवहन का भी ये बहुत अहम रास्ता है। जहाजों पर ट्रांजिट फीस या नेविगेशन टोल एक तरह से मिस्र द्वारा लगाया जाता है। अब इसके अलावा एक और नाम है, वो है पनामा कैनाल का। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला ये बहुत अहम जलमार्ग है। बताया जाता है कि नहर से हर साल करीब 13,000 जहाज गुजरते हैं। हर साल जहाजों को करीब 13,000 किलोमीटर दूरी एक तरह से कम तय करनी पड़ती है। दुनिया का जो कुल समंदर का व्यापार है वो यहाँ से होता है, लगभग 6% हिस्सा उसका गुजरता है। 150 से ज्यादा देश पनामा कैनाल पर निर्भर हैं और पनामा सरकार की कमाई का बहुत अहम साधन ये है। पनामा को दरअसल सालाना करीब $1 अरब की ट्रांजिट फीस भी मिलती है। इसके अलावा साउथ चाइना सी का नाम जान लीजिए। साउथ चाइना सी जो दुनिया के अहम जलमार्गों में से एक है, दुनिया के सबसे अहम जलमार्गों में से साउथ चाइना सी माना जाता है। जलमार्गों में एक सालाना करीब 250 लाख करोड़ का एक तरह से कारोबार होता है। तेल गैस के विशाल भंडार और मछली पालन का अहम केंद्र इसे माना जाता है। पूर्व एशिया को यूरोप और अरब से जोड़ने वाला ये सबसे छोटा एक तरह से हिस्सा माना जाता है। प्रशांत और हिंद महासागर के बीच में मौजूद कई अहम जलमार्ग चीन का फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के साथ में बड़ा तनाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये है, आप इस मैप में भी देखते जाएंगे, ये दुनिया के महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापार को स्थापित करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव तो है, वार्ता की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच में जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। आखिर किस रूप में, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन टेंशन अभी भी जारी है। बंदूकें भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन जुबानी तीर चलाने का सिलसिला जारी है। वार्ता के प्रयास भले ही फेल होते दिख रहे हों, लेकिन युद्ध विराम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने फिलहाल अटैक रोक लिए हैं ताकि ईरान की सरकार प्रस्ताव पेश कर पाए। साथ ही ट्रंप ने होर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया, जिसे ईरान ने एक चाल करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे एक मैसेज में दावा किया कि ईरानी सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बिखरी हुई है और यह होना ही था। ट्रंप के मुताबिक फिलहाल अमेरिकी सेना ने अटैक रोक दिए हैं ताकि ईरान के सभी नेता और वरिष्ठ लोग मिलकर एक मत हो और एक प्रस्ताव तैयार हो जिस पर आगे चर्चा हो पाए। ट्रंप ने ऐलान किया कि फिलहाल होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। साथ ही अमेरिकी जवानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार और सक्षम रहने के निर्देश दिए गए। ट्रंप के मुताबिक युद्ध विराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक ईरान की ओर से प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता और बातचीत की उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उधर ईरान का दावा है कि सीजफायर का विस्तार अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। ईरान के मुताबिक अमेरिकी अचानक हमले के लिए
और समय लेने की एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहने पर ईरान की ओर से कहा गया कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं है और इसका सैन्य जवाब दिया जाना चाहिए। ईरान ने ट्रंप के ऐलान पर तीखा तंज करते हुए उन्हें हारा हुआ बताया। ईरान की ओर से कहा गया कि ट्रंप का सीज फायर विस्तार का ऐलान बेकार है, क्योंकि हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। तो ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बरकरार है। बातचीत होनी थी लेकिन बातचीत हुई नहीं, और इसी तमाम परिस्थितियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि ये सीज फायर 32 से 72 घंटों के बीच में है, फिर मिलेगा एक बड़ा ब्रेक थ्रू। लेकिन उसके बावजूद लगातार यूएसएस अलग अलग जिस तरह से जॉर्ज बुश को अब भेजा जा रहा है घेराबंदी के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। ईरान की भी बड़ी तैयारी है, तो माना जा रहा है क्या ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है? असल में बड़े विध्वंस की तस्वीर आने वाले वक्त में नजर आएगी। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।